शुभ संध्या दोस्तों। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत करंट अफेयर्स की एक श्रृंखला आप सबके समक्ष ला रहा हूं और साथ ही ये प्रयास करूंगा कि अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी इसी मंच के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से आप सबके समक्ष विषय वस्तु प्रस्तुत करता रहूं। और तो आइए शुरू करते हैं श्रृंखला को। उससे पहले एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो केवल इन तथ्यों पर ही आधारित होकर के मत कीजिएगा। इसके साथ कुछ अपने नोट्स तैयार करते रहिएगा, चाहे उसका स्रोत कोई भी हो, प्रतियोगिता दर्पण हो, चाहे आई दृष्टि हो, चाहे घटनासार हो। अपने नोट्स भी बनाते रहिएगा। क्योंकि अब जो प्रश्न आते हैं वो कहीं ना कहीं आपके नॉलेज बेस्ड होते हैं और आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। ये समय को ज़्यादा न लेते हुए कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर, समसामयिक घटनाओं पर चर्चा कर लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है प्रतियोगिताओं के दृष्टिकोण से। जिसमें पहली एक समसामयिक घटना है, तेलंगाना में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी है, जिसके संदर्भ में अधिसूचना जारी की गई है। और लोकसभा में, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि लोकसभा में जो है ये 7 दिसंबर को इससे संबंधित अधिसूचना और राज्यसभा में 13 दिसंबर 2023 को इससे संबंधित अधिसूचना, इससे संबंधित अधिनियम जो था वो अधिसूचित किया गया। और इसके साथ ही जो है ये जनजाति पर आधारित इस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी केंद्र सरकार द्वारा। तो आइए आगे देखते हैं इसी कड़ी में कि इससे संदर्भित जो तथ्य हैं जो परीक्षाओं में आ सकते हैं उस पर आकर के चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पे तेलंगाना में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी है। इसके संदर्भ में कुछ तथ्यों पर चर्चा कर ली जाए। जैसे आपको बताता चलूं कि कुंभ मेले के बाद समक्का सरक्का जठारा, या जो समक्का सरक्का दो माँ बेटी की जोड़ी थी, उन पर आधारित एक मेला लगता है जो भारत में कुंभ के बाद, ये देखिए, कुंभ के बाद समक्का सरक्का जठारा भारत का सबसे बड़ा दूसरे स्थान का मेला है, जिसे मेदाराम जठारा और समक्का सरलम्मा जठारा के नाम से भी जाना जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है। इसका आयोजन तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोया जनजाति द्वारा किया जाता है। देखिए, यह महत्वपूर्ण बिंदु है कि कुंभ के बाद यह सबसे बड़ा जो लगने वाला सबसे बड़ा मेला है। दूसरे स्थान पर कुंभ का मेला बहुत बड़ा होता है, वृहद स्तर पर होता है। उसके बाद वृहद स्तर पर लगने वाला यह दूसरा मेला है और जो इसे मेदाराम जठारा और समक्का सरलम्मा जठारा के नाम से भी जाना जाता है। यह एशिया की सबसे बड़ी जनजातीय, क्योंकि कुंभ के बाद सबसे बड़ा मेला है और अगर जनजातीय आधार पर कोई मेला लगाया जाता है तो यह कुंभ में एशिया के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जनजातियों पर आधारित यह मेला जो है, जनजातियों से संबंधित जो मेला है, ये एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है। तीसरा बिंदु जो इससे संबंधित है, इसका आयोजन तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोया जनजाति द्वारा किया जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये याद करने वाला महत्वपूर्ण बिंदु है कि कोया जनजाति जो है वो इसे आयोजित करती है। इसके साथ ही यह प्रत्येक 2 वर्ष में लगता है और तेलंगाना के मुलुगु जिले के तड़वाई मंडल के मेदाराम गांव में लगता है। ध्यान दीजिएगा, मुलुगु में, मतलब तेलंगाना का एक स्थान है, मुलुगु जिला है वहाँ का, जहाँ हर 2 वर्ष में ये मेला लगाया जाता है और उस मंडल में, तड़वाई मंडल के मेदाराम गांव में यह लगता है। तो मेदाराम गांव में लगता है, इसीलिए इसे मेदाराम जठारा भी बोलते हैं। और क्योंकि समक्का और सरलम्मा जनजातियों, समक्का और सरलम्मा देवी के नाम से ये मेला लगता है, तो इसलिए समक्का सरलम्मा जठारा के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब देखिए आगे समझते हैं कि समक्का और सरक्का या सरलम्मा जो है वो कौन थी। तो देवी समक्का एवं सरक्का के सम्मान में यह मेला आयोजित होता है। इन देवियों ने, ये माँ बेटी की जोड़ी थी और इन देवियों ने 12वीं शताब्दी में काकतीय वंश द्वारा लगाए गए टैक्स के विरोध में विद्रोह किया था, जिसके कारण इनके सम्मान में यह मेला लगाया जाता है। तो ये जनजातीय समुदाय से संबंधित माँ बेटी की एक जोड़ी थी, जिसे देवी का स्वरूप माना जाता है, देवी के रूप में इन्हें सम्मानित किया जाता है और जनजातीय समुदाय द्वारा इनका
इनके सम्मान में मेला लगाया जाता है। यह उत्सव तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है और इन देवियों के नाम पर केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय खोला जाना है, जिसके संदर्भ में अधिसूचना 7 दिसंबर को लोकसभा और राज्यसभा में 13 दिसंबर 2023 को जारी की गई। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण समझी जा सकती है। इसे आप चाहें तो इस वीडियो के माध्यम से देख करके अपना नोट्स भी बना सकते हैं, और जैसे मैंने ये नोट्स बनाया है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसे साझा कर दूंगा, और आप चाहें तो वहाँ से आप इसे ले सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, या इसे देख करके भी अपने नोट्स बना सकते हैं, या अन्य किसी स्रोत से भी आप इसमें कुछ चीज़ों को ऐड करके या वीडियो के मार्फत देख करके आप इसमें अपनी चीज़ों को या अपने जो आप ऐड करना चाहें, जो सूचनाएं इसमें मिस हुई हैं, या हो सकता है इसके इतर भी कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपके पास उपलब्ध हों, तो आप कर सकते हैं। अपने स्तर से भी आप इसमें कुछ चीज़ों को जोड़ सकते हैं। बाकी तो आइए दोस्तों, अब इसी कड़ी में आगे एक दूसरी समसामयिक घटना पर चर्चा कर लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण समझी जा सकती है। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला राज्य जो है उत्तराखंड पहला राज्य बना है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। और जैसा कि आपको पता है, भारतीय संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख है, अर्थात समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। एक देश एक कानून पर आधारित यह विधेयक 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित किया गया और इसके साथ ही उत्तराखंड यूसीसी पर विधेयक लाने वाला पहला राज्य बना। संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 सपठित अनुच्छेद 2 के अंतर्गत यह किसी भी एसटी के सदस्यों, एसटी समुदाय जो है अनुसूचित जनजाति के जो सदस्य हैं उन पर लागू नहीं होता। साथ ही संविधान के भाग 21 के अंतर्गत जो संरक्षित समूह हैं उन पर भी इस प्रावधान को लागू नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही यूसीसी हेतु गठित जो समिति थी उत्तराखंड में, उसकी जो अध्यक्षता थी उन्होंने न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई जी ने की थी। और इसके साथ ही उत्तराखंड यूसीसी हेतु अधिनियम पारित करने वाला तो पहला राज्य है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो भारत का यह दूसरा राज्य है जहां यूसीसी लागू रहेगा, क्योंकि पहला राज्य जो है वो गोवा है, लेकिन गोवा में जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो पुर्तगालियों के समय से है। इसलिए नियम लागू करने वाला, अधिनियम लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यह दूसरा राज्य है। इस चीज़ को संज्ञान में रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिए। आइए इसी कड़ी में अगली जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है, जिसकी अभी बहुत ज़्यादा चर्चा भी हो रही है, विपक्ष जो सत्ताधारी सरकार है, विपक्ष उस पर इसे लेकर के कटाक्ष भी कर रहा है और इस पर प्रश्न भी कर रहा है। तो उससे थोड़ा इतर होकर के बात करते हैं इस योजना की। चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो इस संदर्भ में कुछ जानकारी देख लेते हैं। 2 जनवरी 2018 को चुनावी बॉन्ड योजना 2018 अधिसूचित की गई थी, मतलब 2 जनवरी 2018 को इसे लाया गया था। केंद्र सरकार का यह उद्देश्य था कि देश में जो राजनीतिक वित्त पोषण है, अर्थात पॉलिटिकल फंडिंग जो है, उसकी व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जाए इस चुनावी बॉन्ड योजना के मार्फत। 15 फरवरी 2024 को 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने इस योजना को असंवैधानिक करार दिया और रद्द करने का निर्णय दिया, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का यह मानना था कि क्योंकि यह बॉन्ड जो है न इसमें खरीदने वाले का नाम दिखता है और न ही कुछ और सूचनाएं मिलती हैं, तो इसलिए यह जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसके अंतर्गत आरटीआई आता है, सूचना का अधिकार भी आता है, तो इसका कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है। इस कारण जो है इसे रद्द किया गया। और भी बहुत सारे कारण थे, मतलब बदले की भावना से कार्य किया जा सकता था, विपक्षी दलों को कि कौन फंडिंग कर रहा है इसकी जानकारी सत्ताधारी दल को हो सकती थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ थी, उन्होंने इसे रद्द घोषित कर दिया। और इस 5 सदस्यीय जो मुख्य न्यायाधीश समेत जो 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ थी, उसमें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के साथ न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति परदीवाला एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने यह निर्णय दिया था।
ये याद कर लीजिएगा। कभी कभी मिलान करने के लिए आता है या पूछता है कि इनमें से कौन इससे संबंधित नहीं थे, तो 3 इसमें से दे देगा, एक कहीं इतर दे देगा। तो ये चीज़ें याद करने वाले तथ्य हैं, इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने ये कहा कि SBI को, क्योंकि ये चुनावी बॉन्ड जो है वो सेल किया जाता था या बेचा जाता था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, तो इसलिए 6 मार्च 2024 तक, 12 अप्रैल से ये बिकना शुरू हुआ था, 12 अप्रैल 2019 से। तो 12 अप्रैल 2019 से ले करके 6 मार्च 2024 तक जितने भी चुनावी बॉन्ड खरीदे गए हैं, उसके संदर्भ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ECI को इसका विवरण उपलब्ध कराना है, ठीक है, जिसे जो है ECI द्वारा सार्वजनिक किया जाना है या अपने जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर वह प्रदर्शित करेगी। और एक चीज़ जान लीजिएगा कि किसी भी राज्य विधानसभा और लोकसभा में न्यूनतम 1% 1% वोट पाने वाले दल को ही राजनीतिक बॉन्ड का लाभ मिलता था। इसके लिए एक तरह का यह राजनीतिक वित्त पोषण था, पॉलिटिकली कोई भी व्यक्ति या कॉरपोरेट इस पर फंडिंग कर सकता था। तो ये 3 सूचनाएं थीं या 3 समसामयिकी घटनाएं थी जिस पर हमने आज चर्चा की इस वीडियो में। और अगर यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके साथ ही आपको अगर यह अच्छा लगा तो कमेंट में भी करके बताइए ताकि इससे संबंधित और वीडियो लाया जा सके। जय हिंद, जय भारत।